हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रोस। यहाँ पे हम पीवाईक्यूज के बारे में बात करेंगे। हम पहला चैप्टर ले रहे हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के स्टेप्स की एक बार हम बात कर लेते हैं। क्या होता है, सबसे पहले एयर अंदर जाती है, लंग्स में पहुंचती है, वहाँ पे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के साथ गैसेस एक्सचेंज, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है। उसके बाद ब्लड उस गैस को लेके जाता है और ब्लड से फिर वो टिश्यूज के साथ एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का। दैट इज द प्रॉपर होल सीक्वेंस। तो हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ओके, इससे पहले क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ये उसके बाद का सबसे लास्ट स्टेप है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ये उससे पहले का स्टेप है। हमें पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ जाती है, अंदर जाती है। तो मैं सबसे पहली अगर बात करूँ तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो सेकंड स्टेप हमारा ये हो जाएगा। उसके एयर अंदर चली गई, फिर डिफ्यूजन होता है गैसेस का O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, दैट इज नंबर 3। एंड उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाएगा हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, एंड ऑप्शन ई इज लास्ट में आ जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन आर रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। ये हमारा फिफ्थ हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था, लेकिन अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए, डी जो है वो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो डी हमारा फर्स्ट, हमारा ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पे ध्यान देंगे, नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंडक्टिंग पार्ट का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, नहीं बताना है। कंडक्टिंग पार्ट का, कंडक्टिंग पार्ट क्या क्या करता है, इट क्लियर्स द इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, बिल्कुल करता है। लेकिन हमने नॉट, यहाँ पे नॉट पूछा है। इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, बिल्कुल होती है, ये भी सही है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल ये फंक्शन करता है। प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ये काम किसका होता है, ये एक्सचेंज पार्ट का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब पहले कह रहा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की ये बात कर रहा है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है टाइडल वॉल्यूम के साथ हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जब ऐड कर देते हैं, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, हाँ जी, ये देखेंगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ए का हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। तो ए का सेकंड हमें किस में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है और सी ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, या तो ए होगा या फिर सी होगा। चलिए बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वो कैपेसिटी जो लंग्स के अंदर रहती है, ओके, और वो फंक्शनल है, किसी काम की है। तो एक तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहती है लंग्स के अंदर नॉर्मल कंडीशन में, और रेसिडुअल वॉल्यूम जो कभी बाहर नहीं निकलती। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो बी का हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो आंसर तो हमारा टिक हो गया, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया है, बी का 4 इसी में दे रखा है। सी की बात कर लेते हैं, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, सारी कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी में से हम रेसिडुअल वॉल्यूम को हटा दें, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। या वाइटल कैपेसिटी को हम बोल सकते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमारा ये हो गया सी, ये हमारा सी हो गया। ओके, एंड डी, डी इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है भाई, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। अगर इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम भी ऐड हो जाता तो ये बन जाता, अगर इसमें हम ऐड कर देते रेसिडुअल वॉल्यूम तो ये TLC बन जाता हमारा, टोटल लंग कैपेसिटी। लेकिन वो नहीं पूछा है, इसलिए हम इसको, ये फिर जस्ट फॉर नॉलेज था, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज सेकंड वन। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंस्पायरेशन क्या होता है। हम जब सांस को अंदर लेते हैं तो वो कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, बिल्कुल करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो भी बिल्कुल करती है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज नहीं, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है जब डायफ्राम नीचे आ जाता है। बेसिकली अगर डायफ्राम डाउन शेप में है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो वॉल्यूम क्या कर रही है, इंक्रीज करेगी ना। तो यहाँ डिक्रीज कह रहा है, ये नहीं होगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा क्या, नहीं, वो डिक्रीज होगा।
क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये भी नहीं होगा। तो 1 एंड 2 ऐसा ऑप्शन है कोई? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इसको क्वेश्चन ऑप्शन से अप्रोच करें तो हमारा पहला ऑप्शन जो है हमें पता है, ठीक है। तो हमारा पहला 1 और 1 इसमें दे रखा है ए और सी में, तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम 4 को चेक करना चाहें तो 4 हमारा गलत हो गया है, तो इसके लिए इसकी वजह से आंसर हमारा ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml। 500 ml टाइडल वॉल्यूम दे रखी है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml हमें दे रखी है। अब वो क्या पूछ रहा है हमारे से? हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? एक्सपायरेटरी ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हमें कितनी दे रखी है? 500। कितनी दे रखी है? 500। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 1500 ml। ये हमारा आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन है कोई? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। नहीं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो हेल्प करती हैं इंस्पायरेशन में, तो ये गलत स्टेटमेंट है। अगला ऑप्शन है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। बिल्कुल सही बात है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंस्पायरेशन के टाइम पे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे से करेक्ट ही पूछ रहा था यहाँ पे। आगे फिर भी देख लेते हैं। इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। नहीं, एक्सपायरेशन होता है इस कंडीशन में जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। नहीं, इंस्पायरेशन होता है, एयर अंदर जाती है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका? डायफ्राम का। तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कॉलम 1 में क्या कह रहा है? कॉलम 1 में पूछा है हमारे से टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हम सबको पता है। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? ये ए का 3 हो जाएगा, 500 से 550 ml। तो ए का 3 ऑप्शन नंबर ए में और बी में दे रखा है। बी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2.5 से 3000 ml होती है। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी का ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं। सी कह रहा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है भाई? 1000 से 1100 ml, 1000 टू 1100 ml, दैट इज 4। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है हमारी? 1100 से 1200 ml, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स द एल्वियोलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम किसके अंदर? लंग्स के अंदर रह जाता है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। उसकी वजह से एल्वियोलाई या हम कहें लंग्स कोलैप्स नहीं करते। तो आंसर इज डी। डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन द ब्रेथ्स। ब्रेथ्स के बीच में जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसके बीच में जो है लंग्स कोलैप्स नहीं करते हैं। एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स, यानी रेसिडुअल वॉल्यूम लंग्स के अंदर रह जाती है विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड। वो एयर कभी भी बाहर नहीं निकलती, यानी रेसिडुअल वॉल्यूम बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, और लंग्स कोलैप्स नहीं करते हैं। किसकी वजह से? देखिए पहला, देर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है। देखिए लंग्स के अंदर प्रेशर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। क्यों? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की वजह से एयर अंदर जाती है, वॉल्यूम हमारा चेंज होता रहता है, उसकी वजह से प्रेशर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, राइट। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है देर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि क्या है इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या होता है? प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जिसकी वजह से इंट्राप्लूरल प्रेशर हमेशा निगेटिव होता है, जो लंग्स को इंटैक्ट फॉर्म में रखता है, खींच के रखता है। ठीक है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। देर इज अ पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, नहीं निगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर डी, दे प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने अभी बताया प्रेशर चेंज होता रहता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई द साइट ऑफ डिफ्यूजन आर। अब ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है किसके ऊपर? एल्वियोलाई की साइड के ऊपर। तो ये एनसीईआरटी में से हमने टेबल ले रखी है। एल्वियोलाई, ये रहा एल्वियोलाई, और ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो कितना है? 104 एंड 40। तो ये बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इज। पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का एल्वियोलाई के अंदर जो है वो कह रहा है इक्वल टू दैट इन द ब्लड। ब्लड के इक्वल होगा। ब्लड में देखिए 40 है और 95 है, तो इसके इक्वल तो है नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। मोर देन दैट इन द ब्लड, जो पार्शियल प्रेशर है अल्वियोलाई का
लंग्स के अंदर वो क्या होगा, ज़्यादा होगा ब्लड से, बिल्कुल सही बात है। 40 और 95 दोनों से ज़्यादा हो जाएगा ये, 40 और 95 दोनों से ज़्यादा है ना 104, तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक हो जाएगा। तीसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं लेस देन दैट इन द ब्लड, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा हमारा। लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, कम होगा, नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। बी स्टेटमेंट हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वेलाई। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए एल्वेलाई में 4 चीज़ें देखी जाती हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H प्लस कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। इसमें सिर्फ और सिर्फ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, बाकी तीनों चीज़ें लो चलती हैं। देखिए, तो पहले कह रहा है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेसर H प्लस कंसंट्रेशन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी के साथ हम चले जाएंगे। तीसरा कह रहा है लो कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर, ये ठीक है, लेकिन हाइयर H प्लस कंसंट्रेशन इसकी वजह से गलत हो जाएगा। ये लो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर रो है, लेकिन हाई टेम्परेचर दे रखा है, इसकी वजह से गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर, 100 ml ब्लड जो है वो कितना ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, एनसीईआरटी की लाइन है, दैट इज 5 ml। 5 ml है। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बात करी थी, उसमें हमने बात करी थी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए 4 चीज़ें हम देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H प्लस कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो हाई चाहिए, बाकी तीनों चीज़ें लो चलती हैं। देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में कह रहा है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही लो कह दिया। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये सही है। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेस H प्लस कंसंट्रेशन, ये भी सही है। लोअर टेम्परेचर, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसकी वजह से गलत हो गया। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से ये गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए, मैंने जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे से मिस्टेक इन जनरल जो होती है वो क्वेश्चन पढ़ने में ये होती है कि रॉन्ग और राइट हम जल्दबाजी में गलत पढ़ लेते हैं, तो इसलिए मैंने रॉन्ग को हाईलाइट किया हुआ है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का रोल होता है, अभी हमने बात की थी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कह रहा है हाइयर H प्लस कंसंट्रेशन इन एल्वेलाई, हाइयर H प्लस कंसंट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अभी हमने इससे पहले ही क्वेश्चन में बात करी है कि क्या होना चाहिए, H प्लस की कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए ना, किसके लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड, अगर ब्लड का पीएच डिक्रीज होगा तो क्या होगा। देखिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है, अगर पीएच रिड्यूस होता है तो वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन से ये बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। देखिए, अगर पीएच कम होता है तो एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एनसीईआरटी की लाइन से सीधा सवाल है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, लंग्स को ट्रांसपोर्ट होती है किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी की हूबहू बिल्कुल एग्जैक्ट लाइनें हैं, तो हम बार बार ये समझाया जाता है कि एनसीईआरटी की लाइंस को बहुत अच्छे से पढ़ें। व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ, जब हम अपनी सांस को होल्ड कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रेथ। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम कि CO2 कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा बड़ा मेन रोल प्ले करती है किसके अंदर, ब्रीथिंग के अंदर। तो यहाँ पे राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन, फॉलिंग O2 कंसंट्रेशन, तो जब हम होल्ड कर लेंगे अपनी ब्रेथ को तो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें अर्ज होगी, ना कि CO2 की कंसंट्रेशन गिरेगी उसकी वजह से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स, एयरबोर्न एलर्जेंस और पॉल्यूटेंट्स की बढ़ने की वजह से मैनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट कॉज वीजिंग। वीजिंग साउंड होती है ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर। इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो एयरबोर्न एलर्जेंस हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, इनकी वजह से क्या होता है, मास्ट सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, और मास्ट सेल्स एक्टिव होते हैं तो वहाँ से हिस्टामिन रिलीज होता है, और हिस्टामिन जब रिलीज होता है तो इन्फ्लेमेशन
दैट कंडीशन इज नोन एज ब्रोंकियल अस्थमा। इस कंडीशन में डायरेक्ट सीधा सीधा असर जो है आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर देखा जाता है। वो क्या कर जाते हैं, वो श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो एक वीजिंग साउंड आती है। दैट कंडीशन मैंने अभी जैसे बताया, दैट कंडीशन इज नोन एज ब्रोंकियल अस्थमा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लंग कंडीशन इन अस्थमा या एजमा एंड एम्फाइसेमा रेस्पेक्टिवली। अस्थमा क्या होता है या एजमा क्या होता है? बेसिकली अस्थमा या एजमा जो है वो होता है, इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो उनका इन्फ्लेमेशन होता है, वीजिंग साउंड आती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है स्टार्टिंग में देखिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स बिल्कुल सही कह रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ये बिल्कुल सही बात होगी। और इसके साथ साथ एस्थमा के साथ साथ एम्फाइसीमा भी कह रहा है। एम्फाइसीमा क्या होता है, इसमें जो है आपका लंग का जो सरफेस एरिया होता है, यानी एल्वियोलर वॉल्स जो है वो ब्रेक हो जाती है, और उसकी वजह से जो टोटल सरफेस एरिया होता है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है वो कम हो जाती है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? पहला कह रहा है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज सरफेस एरिया, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, ये हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। नीचे और भी दे रखे हैं, नीचे क्या कह रहा है अगले ऑप्शन में? इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स, नहीं, गलत बात है। इंक्रीज सरफेस एरिया, बिल्कुल गलत है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, गलत है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, बिल्कुल गलत है, ये अस्थमा का प्रॉब्लम है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि बिल्कुल सेम उसी मैनर में। चलिए ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, डिक्रीज्ड सरफेस एरिया, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, लेकिन अस्थमा पहले दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? वो डिसऑर्डर जो किसी काम की वजह से होता है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है एंथ्रासिस, दूसरा सिलिकोसिस। एंथ्रासिस और बॉटुलिज्म ये जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज है। एम्फाइसीमा चेन स्मोकर्स के अंदर मिलती है, जिसकी वजह से लंग सरफेस एरिया कम हो जाता है, एल्वुलर वॉल्स ब्रेक हो जाती हैं। तो ऑप्शन बचा सिलिकोसिस। सिलिकोसिस हमारा आंसर हो जाएगा। सिलिकोसिस जो है, जो लोग सिलिका इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके अंदर सिलिका उनके लंग्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, सिलिका के फाइबर्स बनने शुरू हो जाते हैं। दैट कंडीशन इज नोन एज सिलिकोसिस। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहा है, कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। देखिए एनसीईआरटी में सिगरेट स्मोकिंग को लेके सिर्फ और सिर्फ एम्फाइसीमा का जिक्र है, तो एम्फाइसीमा जहां दिख रहा हो सीधा टिक कर देंगे, एम्फाइसीमा हम टिक कर देंगे। एनसीईआरटी की लाइन से सवाल है, ज्यादा इसमें टेंशन सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि एनसीईआरटी की लाइनों को बहुत ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थमा एजमा में बी एट्रीब्यूटेड टू। अस्थमा जो है वो किसकी वजह से होता है? पहली लाइन क्या कह रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रैकिया। ये बात बहुत ध्यान से देखिए, ट्रैकिया के इन्फ्लेमेशन से अस्थमा नहीं होता है। किसके? ब्रोंक्यूल्स के आसपास जो टिश्यूज होते हैं वो स्वेलअप हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से। और ब्रोंक्यूल्स का साइज जो है वो छोटा हो जाता है, उसकी वजह से सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे आईजीई एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, मास्ट सेल से हिस्टामिन और सीरोटोनिन रिलीज होता है। ओके, तो ऐसा कोई ऑप्शन है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ट्रैकिया की वजह से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, ये भी नहीं होगा। एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्या कह रहा है, नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वुलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज ड्रेस्टिकली रिड्यूस ड्यू टू डैमेज इन द एल्वुलर वॉल्स। क्या बात कह रहा है? ये कह रहा है कि उस पल्मोनरी डिजीज का नाम लिखिए जिसमें एल्वुलर सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जो गैसेस एक्सचेंज में रोल प्ले करता है। एल्वुलर सरफेस एरिया से ही गैसेस एक्सचेंज होता है ना, तो वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसी कौन सी डिजीज है? एनसीईआरटी की लाइन से सवाल है, ऐसी डिजीज है कौन सी? एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा हमारा ऑप्शन हो जाएगा।